du meine Arbeit für richtig hältst, ob du, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt, ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. होलोकॉस्ट, आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। होलोकॉस्ट जो कि एक बहुत ही क्रूर और जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया और उनका नरसंहार किया गया। इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार और कत्लेआम था। लगभग 60 लाख यहूदी इसमें मारे गए। इसकी शुरुआत होती है सन 1933 में। होलोकॉस्ट नाजी जर्मनी शासन और उसके सहायक और सहयोगी द्वारा लगभग 60 लाख यूरोपीय यहूदियों का व्यवस्थित राज्य प्रायोजित उत्पीड़न और हत्या थी। होलोकॉस्ट एक उभरती हुई प्रक्रिया थी जो 1933 और 1945 के बीच पूरे यूरोप में हुई। यूरोपीय यहूदी विरोधावाद होलोकॉस्ट की नींव थी। यहूदी विरोधावाद यहूदियों के प्रति घृणा या पूर्वाग्रह नाजी विचारधारा का मूल सिद्धांत था। यह पूर्वाग्रह पूरे यूरोप में फैला हुआ था। 1933 और 1945 के बीच नाजी जर्मनी और यहूदियों पर अत्याचार हुआ और अधिक कट्टरपंथी होता गया। इस कट्टरता के परिणाम स्वरूप लगभग 60 लाख यहूदियों की सामूहिक हत्या हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों और सहायकों ने हर 3 यूरोपीय यहूदियों में से लगभग 2 को घातक जीवित रहने की स्थिति, क्रूर दुर्व्यवहार, बड़े पैमाने पर गोलीबारी और गैसिंग्स और विशेष रूप से तैयार किए गए हत्या केंद्र में जाकर मार डाला। होलोकॉस्ट नाजी जर्मन शासन और उसके सहायकों और सहयोगियों द्वारा लगभग 60 लाख यूरोपीय यहूदियों का व्यवस्थित राज्य प्रायोजित उत्पीड़न और हत्या थी। नरसंहार को अंजाम देने के अलावा नाजी जर्मनी ने लाखों अन्य पीड़ितों पर भी अत्याचार किया और उनकी हत्या कर दी। आइए जानते हैं होलोकॉस्ट है क्या। होलोकॉस्ट क्या था। यूनाइटेड स्टेट्स होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम यहूदियों का खात्मे के वर्षों को 1933 से 1945 के रूप में परिभाषित करता है। होलोकॉस्ट का युग जनवरी 1933 में शुरू हुआ जब एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आए। यह मई 1945 में समाप्त हुआ जब मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराया। तब जाके इस होलोकॉस्ट का अंत हुआ। होलोकॉस्ट को कभी कभी शोह के रूप में भी जाना जाता है। शोह यानी कि आपदा हिब्रू या एक हिब्रू जबान का शब्द है। जब वे जर्मनी में सत्ता में आए तो नाजियों ने तुरंत यहूदियों की सामूहिक हत्या को अंजाम देना शुरू नहीं किया। हालांकि उन्होंने जल्दी से सरकार का इस्तेमाल जर्मन समाज से यहूदियों को निशाना बनाने और बाहर करने के लिए करना शुरू कर दिया। अन्य यहूदी विरोधी उपायों में नाजी जर्मन शासन ने भेदभावपूर्ण कानून बनाया और जर्मनी के यहूदियों को लक्षित हिंसा का आयोजन किया। 1933 और 1945 के बीच यहूदियों का नाजी उत्पीड़न तेजी से कट्टरपंथी बन गया। इस कट्टरवाद के परिणाम स्वरूप एक योजना के रूप में हुई। इस कट्टरवाद की परिणति एक योजना के रूप में हुई जिसे नाजी नेताओं ने यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान कहा। अंतिम समाधान यूरोपीय यहूदियों की संगठित और व्यवस्थित बड़े पैमाने पर हत्या थी। 1941 और 1945 के बीच नाजी जर्मन शासन ने इस नरसंहार को लागू किया। होलोकॉस्ट के अंत तक नाजी जर्मन शासन और उनके सहयोगियों और साथियों ने 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों की हत्या की। नाजियों ने यहूदियों को ही निशाना क्यों बनाया। नाजियों ने यहूदियों को निशाना बनाया क्योंकि नाजी मौलिक रूप से यहूदी विरोधी थे। इसका मतलब यह है कि यहूदियों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण थे और उनसे नफरत करते थे। वास्तव में यहूदी विरोध उनकी विचारधारा का मूल सिद्धांत था और उनकी विश्व दृष्टि की बुनियाद पर टिका था। नाजियों ने यहूदियों पर जर्मन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधी समस्याएं पैदा करने का झूठा आरोप लगाया। विशेष रूप से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला में जर्मनी की हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया। कुछ जर्मन इन नाजी दावों के प्रति ग्रहणशील थे, यानी वो मानते थे कि जर्मन के पराजित होने में यहूदियों का ही हाथ था। युद्ध के नुकसान और उसके बाद के आर्थिक और राजनीतिक संकटों पर क्रोध ने जर्मन समाज में यहूदी विरोधी को बढ़ावा देने में योगदान दिया। वीमर गणराज्य के तहत जर्मनी की अस्थिरता, साम्यवाद का डर और महामंदी के आर्थिक झटके ने भी कई जर्मनों को नाजी विचारों के प्रति खींचा, जिसमें यहूदी विरोधवाद भी शामिल था। हालांकि नाजियों ने यहूदी विरोध शुरू नहीं किया था। यहूदी विरोधवाद एक पुराना और व्यापक पक्षपातपूर्ण है जिसने पूरे इतिहास में प्राचीन काल से है। मध्य युग जो कि 1500 में यहूदियों के खिलाफ पक्षपात मुख्य रूप से प्रारंभिक ईसाई विश्वास और विचार पर आधारित थे। विशेष रूप से यह मिथक की यहूदी यीशु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में धार्मिक पूर्वाग्रहों में निहित संदेह और भेदभाव जारी रहा। उस समय ईसाई यूरोप के अधिकांश नेताओं ने यहूदियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अधिकांश पहलुओं से अलग कर दिया। इस बहिष्कार ने यहूदियों की रूढ़ियों में बाहरी लोगों के रूप में योगदान दिया। यूरोप के अधिक धर्मनिरपेक्ष होने के साथ कई जगहों ने यहूदियों पर अधिकांश कानूनी प्रतिबंधों को हटा दिया।
हालांकि इसका मतलब 19वीं शताब्दी में यूरोप में अन्य प्रकार के यहूदी विरोधवाद ने भी जोर पकड़ लिया। इस नए रूपों में आर्थिक राष्ट्रवादी और नस्ली विरोधवाद शामिल थे। 19वीं शताब्दी में यहूदी विरोधी ने झूठा दावा किया कि आधुनिक औद्योगिक समाज में कई सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं। नस्ल यूजेनिक्स और सोशल डार्विनवाद के सिद्धांतों ने इन नफरतों को गलत तरीके से सही ठहराया। यहूदियों के प्रति नाजी पक्षपात ने इन सभी तत्वों पर विशेष रूप से नस्लीय विरोधवाद को आकर्षित किया। नस्लीय विरोधवाद एक भेदभावपूर्ण विचार है कि यहूदी एक अलग और निम्न जाति है। नाजी पार्टी ने नस्लीय विरोधवाद के एक विशेष किस्म के उग्र रूप को बढ़ावा दिया। यह पार्टी की नस्ल आधारित विश्व दृष्टि की बुनियाद पर टिका था। नाजियों का मानना था कि दुनिया को अलग अलग जातियों में विभाजित किया गया था और इनमें से कुछ जातियां दूसरों से श्रेष्ठ हैं। वे जर्मनों को कथित रूप से श्रेष्ठ आर्यन जाति का सदस्य मानते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्यंस अन्य निम्न जातियों के साथ अस्तित्व के लिए संघर्षरत थे। इसके अलावा नाजियों का मानना था कि तथाकथित यहूदी जाति सबसे नीच और खतरनाक थी। नाजियों के अनुसार यहूदी एक खतरा थे जिसे जर्मन समाज से हटाने की जरूरत थी, अन्यथा नाजियों ने जोर देकर कहा यहूदी जाति जर्मन लोगों को अस्थायी रूप से भ्रष्ट और नष्ट कर देगी। यहूदियों की नाजियों की नस्ल आधारित परिभाषा में ऐसे कई व्यक्ति शामिल थे जिनकी ईसाइयों के रूप में पहचान हुई या यहूदी धर्म में जिनकी आसक्ति नहीं थी। होलोकॉस्ट कहाँ हुआ? होलोकॉस्ट एक नाजी जर्मन पहल थी जो पूरे जर्मन और एक्सिस नियंत्रित यूरोप में हुई थी। इसने यूरोप की लगभग पूरी यहूदी आबादी को प्रभावित किया, जिसकी संख्या 1933 में 90 लाख थी। जनवरी 1933 में एडोल्फ हिटलर को चांसलर नियुक्त किए जाने के बाद जर्मनी में होलोकॉस्ट शुरू हुआ। लगभग तुरंत नाजी जर्मन शासन, जो खुद को तीसरा राइह कहता था, ने यहूदियों को जर्मन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से बाहर कर दिया। 1930 के दशक के दौरान शासन ने यहूदियों पर देश छोड़ने के लिए दबाव डाला, लेकिन यहूदियों का नाजी उत्पीड़न जर्मनी के बाहर भी फैल गया। 1930 के दशक के दौरान नाजी जर्मनी ने एक आक्रामक विदेश नीति अपनाई। इसका समापन द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, जो 1939 में यूरोप में शुरू हुआ। युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान क्षेत्रीय विस्तार ने अंततः लाखों यहूदी लोगों को जर्मन नियंत्रण में ला दिया। 1938 से 1939 में नाजी जर्मनी का क्षेत्रीय विस्तार शुरू हुआ। इस समय के दौरान जर्मनी ने पड़ोसी ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड पर कब्जा किया और चेक भूमि पर कब्जा कर लिया। 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया। अगले 2 वर्षों में जर्मनी ने सोवियत संघ के पश्चिमी भागों सहित यूरोप के अधिकांश हिस्से पर हमला किया और कब्जा कर लिया। नाजी जर्मनी ने इटली, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया की सरकारों के साथ गठबंधन करके अपना नियंत्रण आगे बढ़ाया। इसने स्लोवाकिया और क्रोएशिया में कठपुतली राज्य भी बनाए। इन देशों ने मिलकर एक्सिस गठबंधन के यूरोपीय सदस्य तैयार किया, जिसमें जापान भी शामिल था। 1942 तक एनेक्सेशन, आक्रमणों, व्यवसायों और गठबंधनों के परिणाम स्वरूप नाजी जर्मनी ने अधिकांश यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण जमा लिया था। नियंत्रण कठोर नीतियां लाया और अंततः पूरे यूरोप में यहूदी नागरिकों की सामूहिक हत्या की। नाजियों और उनके सहायकों और सहयोगियों ने 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। नाजी जर्मनी और उनके सहायकों और सहयोगियों ने लोगों को कैसे सताया? 1937 और 1945 के बीच नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों और सहायकों ने यहूदी विरोधी नीतियों और उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला लागू की। ये नीतियाँ एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग रहीं। इस प्रकार सभी यहूदियों ने एक ही तरह से होलोकॉस्ट को अनुभव नहीं किया।
लेकिन सभी मामलों में लाखों लोगों को केवल इसलिए सताया गया क्योंकि उनकी पहचान यहूदी के रूप में हुई थी। पूरे जर्मन नियंत्रित और गठबंधन क्षेत्रों में यहूदियों के उत्पीड़न ने कई प्रकार के रूप लिए। यहूदी विरोधी कानूनों के रूप में कानूनी भेदभाव, इनमें न्यूरनबर्ग रेस कानून और कई अन्य भेदभावपूर्ण कानून शारीरिक पहचान और बहिष्करण के विभिन्न रूप। इनमें यहूदी विरोधी प्रचार, यहूदी स्वामित्व वाले व्यवसायों का बहिष्कार, सार्वजनिक अपमान और अनिवार्य चिन्ह जैसे कि आर्मबैंड या कपड़ों पर पहना जाने वाला यहूदी स्टार बैज। सबसे उल्लेखनीय उदाहरण क्रिस्टालनाट्स है। अलग अलग घटनाएं और अन्य नरसंहार भी हुए थे। 1940 से पहले सभी यहूदियों का व्यवस्थित बड़े पैमाने पर हत्या नाजी नीति नहीं थी। हालांकि 1941 की शुरुआत में नाजी नेताओं ने यूरोप के यहूदियों की बड़े पैमाने पर हत्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस योजना को यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान कहा। यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान क्या था? नाजी यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान यूरोपीय यहूदियों को जानबूझकर और व्यवस्थित बड़े पैमाने पर हत्या थी। यह नरसंहार का अंतिम चरण था और 1941 से 1945 तक हुआ था। हालांकि अंतिम समाधान शुरू होने से पहले कई यहूदी मारे गए थे। इस अवधि के दौरान अधिकांश यहूदी पीड़ितों की हत्या कर दी गई थी। अंतिम समाधान के हिस्से के रूप में नाजी जर्मनी ने एक अभूतपूर्व बड़े पैमाने पर हत्या की। हत्या के दो मुख्य तरीके थे। एक तरीका था बड़े पैमाने पर गोलीबारी, यानी कि लोगों को ऊपर फायरिंग करवा दिया जाता था। जर्मन इकाइयों ने पूरे पूर्वी यूरोप में गांवों और कस्बों, शहरों के बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर फायरिंग की। दूसरी विधि जहरीली गैस के साथ श्वासावरोध था, यानी कि जहरीली गैस के शेल्टरों में उनको छोड़ दिया जाता था और वो उसमें श्वास लेते थे तो उनको मृत्यु हो जाती थी। हत्या केंद्रों में और मोबाइल गैस वैनों के साथ गैसिंग ऑपरेशन किए गए। बड़े पैमानों पर फायरिंग करवाई गई। नाजी जर्मन शासन ने पहले कभी नहीं देखे गए पैमानों पर नागरिकों पर फायरिंग की। जून 1941 में जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर हमला करने के बाद जर्मन इकाइयों ने स्थानीय यहूदियों पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी शुरू कर दी। सबसे पहले इन इकाइयों ने सैन्य उम्र के यहूदी पुरुषों को निशाना बनाया, लेकिन अगस्त 1941 तक उन्होंने पूरे यहूदी समुदायों का नरसंहार करना शुरू कर दिया था। ये नरसंहार अक्सर दिन दिहाड़े और अन्य स्थानीय निवासियों के सामने और बेतहाशा आयोजित किए जाते थे। बड़े पैमाने पर फायरिंग अभियान पूर्वी यूरोप के 1500 से अधिक शहरों, कस्बों और गांवों में हुआ। स्थानीय यहूदी आबादी की हत्या का काम करने वाली जर्मन इकाइयां भयानक नरसंहार करते हुए पूरे क्षेत्र में फैल गई। आमतौर पर ये इकाइयां एक शहर में प्रवेश करती और यहूदी नागरिक को घेर लेती। फिर वे यहूदी निवासियों को शहर के बाहरी इलाकों में ले जाते। इसके बाद वे उन्हें एक बड़ी कब्र खोदते या पहले से तैयार बड़ी कब्रों में ले जाने के लिए मजबूर करते। अंत में जर्मन सेना और स्थानीय सहयोगी इकाइयां सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इन गड्ढों में गोली मार देती। कभी कभी इन नरसंहारों में विशेष रूप से तैयार की गई मोबाइल गैस वैनों का उपयोग शामिल होता था। अपराधी इन वैनों का इस्तेमाल कार्बन मोनोऑक्साइड के निकास के साथ पीड़ितों का दम घोटने के लिए करते थे। जर्मनों ने कब्जे वाले पूर्वी यूरोप में हत्या स्थलों पर बड़े पैमानों पर फायरिंग की। आमतौर पर ये बड़े शहरों के पास स्थित थे। इन स्थानों में कोवेनो में फोर्ट 9, रीगा में रुम्बुला और बाइकरनिकी 1 और मिस्क के पास माली प्रोसनेट्स शामिल थे। इन हत्या स्थलों पर जर्मनों और स्थानीय सहयोगियों ने कोवेनो, रीगा और मिन्स्क यहूदी बस्तियों के हजारों यहूदियों की हत्या कर दी। उन्होंने इन हत्या स्थलों पर हजारों जर्मन, ऑस्ट्रेलियाई और चेक के यहूदियों को भी गोली मार दी। माली
मॉलिट्रोनेट्स में हजारों पीड़ितों की गैस वैनों में भी हत्या कर दी गई। पूर्वी यूरोप में बड़े पैमाने पर गोलीबारी करने वाली जर्मनी इकाइयों ने एसएस और पुलिस के विशेष कार्यबल, ऑर्डर पुलिस बटालियन और वाइफेन एसएस इकाइयां शामिल हैं। जर्मन सेना ने लॉजिस्टिकल सहायता और जनशक्ति प्रदान की। कुछ वेहरमाच इकाइयों ने नरसंहार भी किया। कई जगहों पर एसएस और पुलिस के साथ काम करने वाली स्थानीय सहायक इकाइयों ने बड़े पैमाने पर गोलीबारी में भाग लिया। इन सहायक इकाइयों में स्थानीय नागरिक, सैन्य और पुलिस अधिकारी शामिल थे। सोवियत सेनाओं से जब्त किए गए क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गोलीबारी या गैस वैनों में 20 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। हत्या केंद्र 1941 में के अंत में नाजी शासन ने जर्मन कब्जे वाले पोलैंड में विशेष रूप से तैयार किए गए स्थिर हत्या केंद्रों का निर्माण शुरू किया। अंग्रेजी में हत्या केंद्रों को कभी कभी विनाश शिविर या मृत्यु शिविर भी कहा जाता है। नाजी जर्मनी ने 5 हत्या केंद्र संचालित किए: चेलमनो, बेल्जेक, सोबिबोर, ट्रेलबिंका और ऑश्विट्ज़ बिरकेनो। उन्होंने बड़े पैमाने पर यहूदियों की कुशलतापूर्वक हत्या करने के एकमात्र उद्देश्य से इन हत्या केंद्रों का निर्माण किया था। हत्या केंद्रों पर हत्या का प्राथमिक साधन सीलबंद गैस कक्षों या वैनों में छोड़ी गई जहरीली गैसें थीं। जर्मन अधिकारियों ने अपने सहायकों और सहयोगियों की मदद से यहूदियों को पूरे यूरोप में इन हत्या केंद्रों तक पहुंचाया। उन्होंने हत्या केंद्रों तक के परिवहन को पुनर्वास कार्रवाई या निकासी परिवहन कहकर अपने इरादों को छुपाया। अंग्रेजी में उन्हें अक्सर निर्वासन कहा जाता है। इनमें से ज़्यादातर निर्वासन ट्रेन से हुई। यहूदियों को कुशलता से हत्या केंद्रों तक पहुंचाने के लिए जर्मन अधिकारियों ने व्यापक यूरोपीय रेल प्रणाली, साथ ही परिवहन के अन्य साधनों का भी इस्तेमाल किया। कई मामलों में रेलगाड़ियों से रेल कार मालवाहक डब्बे थे, अन्य मामलों में वे यात्री डब्बे थे। निर्वासन परिवहन की स्थितियां भयावह थी। जर्मन और सहयोगी स्थानीय अधिकारियों ने सभी उम्र के यहूदियों को भीड़-भाड़ वाले रेलकार में जाने को मजबूर किया। उन्हें अक्सर कभी-कभी कई दिनों तक ट्रेन के अपने गंतव्य तक पहुंच जाने तक खड़े रहना पड़ता था। अपराधियों ने उन्हें भोजन, पानी, स्नानघरों, गर्मी और चिकित्सा देखभाल से वंचित रखा। यहूदी अक्सर अमानवीय परिस्थितियों के कारण रास्ते में ही मर जाते थे। विशाल संख्या में यहूदियों को उनके आने के तुरंत बाद हत्या केंद्रों में भेज दिया जाता था। कुछ यहूदी जिन्हें जर्मन अधिकारी स्वस्थ और मजबूत समझते थे, उन्हें जबरन श्रम के लिए चुना जाता था। यहूदी बस्तियां क्या थी? बस्तियां उन शहरों या कस्बों के क्षेत्र में थे जहां जर्मन कब्जेदारों ने यहूदियों को भीड़-भाड़ और गंदगी भरी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया। जर्मन अधिकारियों ने अक्सर इन क्षेत्रों को दीवारों या अन्य अवरोधों से घेरा। गार्डों ने यहूदियों को बिना अनुमति के जाने से रोका। कुछ यहूदी बस्तियां वर्षों से अस्तित्व में थी, लेकिन अन्य केवल महीनों, हफ्तों या दिनों के लिए ही निर्वासन या हत्या से पहले के स्थानों के रूप में मौजूद थी। जर्मन अधिकारियों ने पहले 1939 से 1940 के जर्मन के कब्जे वाले पोलैंड में यहूदी बस्तियां बनाई। 2 सबसे बड़े कब्जे वाले पोलिश शहरों वार्सा और लॉड्ज़ में स्थित थे। जून 1941 से शुरू होकर जर्मन अधिकारियों ने भी उन्हें सोवियत संघ पर जर्मन हमले के बाद पूर्वी यूरोप में नए विजय प्राप्त क्षेत्रों में स्थापित किया। जर्मन अधिकारियों और उनके सहयोगियों और सहायकों ने भी यूरोप के अन्य हिस्सों में यहूदी बस्तियों की स्थापना की। विशेष रूप से 1944 में जर्मन और हंगेरियन अधिकारियों ने हंगरी से निर्वासन के पहले यहूदियों को केंद्रीकृत और नियंत्रित करने के लिए अस्थायी यहूदी बस्तियां बनाई। यहूदी बस्तियों का क्या उद्देश्य था? जर्मन अधिकारियों ने मूल रूप से कब्जे वाले पूर्वी यूरोप में स्थानीय यहूदी आबादी को अलग करने और नियंत्रित करने के लिए यहूदी बस्तियों
की स्थापना की। शुरुआत में उन्होंने यहूदी निवासियों को शहर और आसपास के क्षेत्र के भीतर केंद्रित किया। हालांकि 1941 की शुरुआत में जर्मन अधिकारियों ने यूरोप के अन्य हिस्सों से यहूदियों को इनमें से कुछ यहूदी बस्तियों में भी भेजा। कई यहूदी बस्तियों में यहूदी जबरन मजदूरी जीवन की एक केंद्रीय विशेषता बन गई। मूलतः यह यहूदी बस्ती के प्रशासन के लिए भुगतान करने के साथ साथ जर्मन युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए था। कभी कभी जबरन श्रम के लिए कैद यहूदियों का शोषण करने के लिए कारखानों और कार्यशालाओं को नज़दीक स्थापित किया गया। श्रम अक्सर शारीरिक और भीषण होता था। यहूदी बस्तियों में जीवन दयनीय और खतरनाक था। कम भोजन और सीमित स्वच्छता या चिकित्सा देखभाल थी। सैकड़ों हजारों लोग भूख, बड़े पैमाने पर रोग, अत्यधिक तापमान के संपर्क में, साथ ही जबरन श्रम से थकावट से मर गए। जर्मनों ने जेल में बंद यहूदियों की क्रूर पिटाई, यातना, मनमाने ढंग से गोलीबारी और मनमानी हिंसा के अन्य रूपों के जरिए भी हत्या की। यहूदी बस्तियों में रहने वाले यहूदियों ने गरिमा और समुदाय की भावना बनाए रखने की मांग की। स्कूलों, पुस्तकालयों, सांप्रदायिक कल्याण सेवाओं और धार्मिक संस्थानों के निवासियों के बीच कुछ हद तक संबंध प्रदान किया। बस्तियों में रोजमर्रा का जीवन दर्ज करने का प्रयास, जैसे कि अनेक शब्द संग्रह और गुप्त फोटोग्राफी, आध्यात्मिक प्रतिरोध के शक्तिशाली उदाहरण हैं। कई यहूदी बस्तियों में भूमिगत आंदोलन भी थे जिन्होंने सशस्त्र प्रतिरोध किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध 1943 में वारसा यहूदी बस्ती विद्रोह था। यहूदी बस्तियों का परिसमापन 1941 से 1942 की शुरुआत में जर्मन और उनके सहायकों और सहयोगियों ने यहूदी बस्तियों के निवासियों की सामूहिक रूप से हत्या कर दी और यहूदी बस्तियों के प्रशासनिक ढांचे को भंग कर दिया। उन्होंने इस प्रक्रिया को परिसमापन कहा। यह यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान का हिस्सा था। यहूदी बस्तियों में अधिकांश यहूदियों की हत्या या तो पास के हत्या स्थलों पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी में या हत्या केंद्रों में निर्वासन के बाद की गई थी। अधिकांश हत्या केंद्र जानबूझकर जर्मन कब्जे वाले पोलैंड में बड़ी यहूदी बस्तियों के पास या आसानी से सुलभ रेलवे मार्गों पर स्थित थे। होलोकॉस्ट को और अंतिम समाधान को अंजाम देने के लिए कौन जिम्मेदार था? होलोकॉस्ट और अंतिम समाधान को अंजाम देने के लिए कई लोग जिम्मेदार थे। सबसे अधिक मात्रा में एडोल्फ हिटलर ने यूरोप के यहूदियों के नरसंहार को प्रेरित, आदेशित, अनुमोदित और समर्थन किया। हालांकि हिटलर ने अकेले यह काम नहीं किया, न ही उसने अंतिम समाधान के कार्यान्वयन के लिए कोई सटीक योजना तैयार की। अन्य नाजी नेता वे थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर हत्या का सीधे समन्वय किया, योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। उनमें से हरमन गोरिंग, हेनरिक हिमलर, रेनहार्ड हेड्रिक और एडोल्फ इचमैन थे। हालांकि लाखों जर्मनों और अन्य यूरोपीय लोगों ने होलोकॉस्ट में भाग लिया। उनकी भागीदारी के बिना यूरोप में यहूदी लोगों का नरसंहार संभव नहीं होता। नाजी नेताओं ने जर्मन संस्थानों और संगठनों, अन्य एक्सिस शक्तियों, स्थानीय नौकरशाही और संस्थानों और व्यक्तियों पर भरोसा किया। नाजी उत्पीड़न और सामूहिक हत्या के अन्य शिकार और कौन लोग थे? होलोकॉस्ट विशेष रूप से 60 लाख यहूदियों के व्यवस्थित और राज्य प्रायोजित उत्पीड़न और हत्या को संदर्भित करता है। हालांकि वहां नाजी उत्पीड़न और हत्या के लाखों अन्य शिकार थे। 1930 के दशक में शासन ने जर्मन समाज के भीतर कई तरह के कथित घरेलू दुश्मनों को निशाना बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैसे जैसे नाजियों ने अपनी पहुंच बढ़ाई, लाखों अन्य यूरोपीय भी नाजी क्रूरता के शिकार बने। नाजियों ने यहूदियों को प्राथमिकता दुश्मन के रूप में वर्गीकृत किया। हालांकि उन्होंने
जर्मन लोगों के स्वास्थ्य, एकता और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में अन्य समूहों को भी निशाना बनाया। नाज़ी शासन द्वारा लक्षित पहले समूह में राजनीतिक विरोधी शामिल थे। इनमें अधिकारी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता भी शामिल थे। राजनीतिक विरोधियों में ऐसे लोग भी शामिल थे जिन पर नाज़ी शासन का विरोध करने या आलोचना करने का शक था। राजनीतिक दुश्मन सबसे पहले नाज़ी एकाग्रता शिविरों में कैद हुए थे। यहोवा के साक्षियों को भी जेलों और एकाग्रता शिविरों में कैद किया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने सरकार के प्रति वफादारी की कसम खाने या जर्मन सेना में सेवा करने से इनकार कर दिया था। होलोकॉस्ट का अंत कैसे हुआ? होलोकॉस्ट मई 1945 में समाप्त हुआ जब प्रमुख मित्र शक्तियों ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ी जर्मनी को हरा दिया। जैसे जैसे मित्र देशों की सेनाएं पूरे यूरोप में हमलों की एक श्रृंखला में बढ़ती गई, उन्होंने एकाग्रता शिविरों पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने जीवित कैदियों को मुक्त कराया, जिनमें से कई यहूदी थे। सहायकों ने तथाकथित डेथ मार्च से बचे लोगों का सामना भी किया और उन्हें मुक्त भी कराया। इन जबरन मार्चों में यहूदी और गैर यहूदी एकाग्रता शिविर के कैदियों के समूह शामिल थे, जिन्हें एसएस गार्ड के तहत शिविरों में पैदल निकाला गया था, लेकिन मुक्ति समापन नहीं लाई। कई होलोकॉस्ट बचे लोगों को हिंसक यहूदी विरोधवाद और विस्थापन के चले रहे खतरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने नए जीवन का निर्माण करने की मांग की थी। कई ने परिवार के सदस्यों को खो दिया था, जबकि अन्य ने लापता माता पिता, बच्चों और भाई बहनों का पता लगाने के लिए वर्षों तक खोज की थी। कुछ यहूदी होलोकॉस्ट से कैसे बचे? यूरोप के सभी यहूदियों की हत्या करने के नाज़ी जर्मनी के प्रयासों के बावजूद कुछ यहूदी होलोकॉस्ट से बच गए। जीवित रहने में कई प्रकार के रूप लिए, लेकिन हर मामले में जीवित रहना केवल परिस्थितियों, विकल्पों, दूसरे से मदद और सरासर भाग्य और एक असाधारण संगम के कारण ही संभव था। जर्मन नियंत्रित यूरोप के बाहर जीवित रहना। कुछ यहूदी जर्मन नियंत्रित यूरोप से निकलकर होलोकॉस्ट से बच गए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले सैकड़ों हजारों यहूदी महत्वपूर्ण आप्रवासन बाधाओं के बावजूद नाज़ी जर्मनी से चले गए। जो लोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मन नियंत्रण से बाहर के अन्य क्षेत्रों में आकर बस गए, वे नाज़ी हिंसा से सुरक्षित थे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद भी कुछ यहूदी जर्मन नियंत्रित यूरोप से भागने में सफल रहे। उदाहरण के लिए लगभग 2 लाख पोलिश यहूदी पोलैंड के जर्मन कब्जे से निकल गए। सोवियत अधिकारियों द्वारा उन्हें पूर्व से सोवियत संघ के आंतरिक भाग में निर्वासित करने के लिए बाद में यहूदी कठोर परिस्थितियों में युद्ध से बच गए। होलोकॉस्ट का परिणाम। जबकि होलोकॉस्ट युद्ध के साथ समाप्त हुआ, आतंक और नरसंहार की बपौती समाप्त नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 60 लाख यहूदी और अन्य लोग मारे गए थे। नाज़ी जर्मनी और उनके सहायक और सहयोगियों ने पूरे यूरोप में हजारों यहूदी समुदायों को तबाह या पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। होलोकॉस्ट के परिणाम में यहूदी बच गए उन्हें अक्सर अपने होलोकॉस्ट के परिणाम में जो यहूदी बच गए उन्हें अक्सर अपने पूरे परिवार और समुदायों को खोने की दर्दनाक वास्तविकता का सामना करना पड़ा। कुछ घर जाने में सक्षम थे और उन्होंने यूरोप में अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना चुना। युद्ध के बाद की हिंसा और यहूदी विरोधी भावना के कारण कई अन्य लोग ऐसा करने से डरते थे। युद्ध के तुरंत बाद की अवधि में जो लोग घर नहीं लौट सकते थे या नहीं लौटते, वे अक्सर खुद को विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों में रखते थे। वहाँ कई लोगों को नए घरों में आप्रवास करने में सक्षम होने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था। होलोकॉस्ट के परिणाम में दुनिया ने नरसंहार की
भयावहता से निपटने, पीड़ितों को याद करने और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए संघर्ष किया। यह महत्वपूर्ण प्रयास जारी है। यह था यहूदियों के ऊपर इस प्रकार से नाज़ी जर्मनी और हिटलर ने अत्याचार किया और लगभग